ये देख लीजिए प्रॉब्लम हो रहा था इसमें ग्रुप में। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज़ आ रही है? जी डियर स्टूडेंट्स, कल आपसे रिक्वेस्ट की थी ये क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट हुए ये बैड डेट्स के। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। नहीं 7, 8, 9, 10 ये फाइनल है बेटा प्लीज, अब इनमें तो नहीं कोई कंफ्यूजन रहेगी। बाकी बेटा फिर अब इस तरह आपने करना है, अपनी प्रिपरेशन अपने टेस्ट के हवाले से करनी है एक आध दिन लगा के साथ साथ। तो फिर मीन वाइल अभी इसमें ना इसके चैप्टर के जब एंड में जाएंगे जरा थोड़ा सा चंद पेजेस आगे जाइएगा। ये ना 4-5 क्वेश्चंस हैं तो सही, लेकिन अभी वो इसलिए ना कीजिएगा कि वो मेरा ख्याल है मेरा जब ये अगली कुछ उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आगे जाके डिस्कशन में आ जाएंगी, तो इन क्वेश्चंस की तरफ अभी ना जाइएगा। अभी आप ये जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हो गए हैं तो इन्हीं को रिवाइज रख लीजिएगा। जी टेस्ट इंशाल्लाह मंडे को होगा सर कामरान सर। तो मीन वाइज जरा इस तरह करें, हम आज एक अपनी सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन जरा स्टार्ट करते हैं। आप लोग इमीडिएटली जरा जहाँ से ये चैप्टर खत्म हो रहा है उसके फौरन बाद पेज नंबर 123 पे आइएगा जरा। सर उन्हीं टॉपिक से टेस्ट होगा जिसको कल डिस्कस हुआ था सर मिसेस। बेटा राशिद ऐसे काइंडली ना किया करें प्लीज, डेली बेसिस पे बात सुना करें प्लीज। काइंडली मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स के हवाले से टेस्ट होगा। एक ही बात हम इतनी दफा रिपीट करते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। जी ठीक है, एक बिल्कुल अच्छा रेलिवेंट क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन के हवाले से इस तरह कीजिए बेटा, डेप्रिसिएशन के हवाले से ये जो डिस्पोजल वगैरह के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम, लेकिन डेप्रिसिएशन के अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस रिवाइज करें मींस टू से वो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ये भी थे। जस्ट एक मिनट जरा डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आइएगा ना, डेप्रिसिएशन के मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूं जो आप फिर टेस्ट के हवाले से एक दफा दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा इन केसेस में ना ये जो डेप्रिसिएशन हुई या बैड डेट्स, इसमें जो क्वेश्चंस हमने खुद सॉल्व किए आप अपने रजिस्टर में आंसर ही देखिएगा। उसकी वजह ये होती है कि रजिस्टर में जो आंसर हम जब डिस्कस करते हैं उसमें मैक्सिमम जरा ज्यादा डिटेल में डिस्कस हो जाता है, तो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे होते हैं, वो सब कुछ रिवाइज होना चाहिए। तो ये बड़ा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड्स है ना, इनको टाइम निकाल के आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर 7 ये तो रिपीट हो रहे थे, तो मेरा ख्याल है 1 से लेके 10 तक ये जितने क्वेश्चन ये आपको रिवाइज करने चाहिए इस वक्त। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के जो डिस्पोजल्स वगैरह और डिसमेंटरीज वगैरह लेजेस के ये सारे क्वेश्चंस आए थे, इसको भी रिवाइज करें। और फिर आपको याद होगा एक क्वेश्चन मैंने एंड में आपको एक एक्स्ट्रा पेज शेयर किया था आपके साथ, फिर संडे को भी निकालने की कोशिश करिएगा, मैक्सिमम फाइनल हो जाए। ठीक है जी, हो सकता है वैसे मेरा ख्याल है पता नहीं हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना उसको होगी हो, लेकिन कोई नहीं, अगर आज नहीं हो सकी तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको रूटीन में करवाएंगे। आज हुई है वैसे बीआरएस की क्लास एमसीक्यूज की, तो आपको प्रॉब्लम ना उस बेचारे को होगी हो तो मैं पता कर लेता हूँ। तो 12 रूटीन में होगी क्लास, मैं पता कर लेता हूँ क्यों नहीं हो सकी, मुझे आइडिया नहीं है। तो इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह मैं वैसे आपको मैसेज तो आ जाता है मेरा ख्याल, तो दोबारा मैं मैसेज करवा दूंगा जैसे ही क्लास होगी।
मीनवाइल सर पेज नंबर 123 जरा निकालना है। जी, जो अब इस वक्त बेटा हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज फाइनल अकाउंट्स। ये जो फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है, ये हमने इनिशियली जब बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी थी, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बस पढ़े थे, जर्नल बनाना सीखा था, लेजर बनाना सीखा था और ट्रायल बनाना सीखा था। उस वक्त भी एक दफा ये फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक हमने पढ़ा तो था, और इस फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक में एक इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना सीखी थी, जिसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं। फिर एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सीखी थी। लेकिन बेटा उस वक्त हमने बिल्कुल एक बेसिक से लेवल पर डिस्कशन की थी। अब हम क्योंकि बहुत से और टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अब हम इन्वेंट्रीज भी पढ़ चुके हैं, हमें पता है इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। फिर पीरियोडिक परपेचुअल भी पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद फिर हम और आगे आए, बल्कि उससे पहले हम बीआरएस भी पढ़ चुके हैं। बीआरएस में भी हमें पता है एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्टमेंट्स होती हैं। फिर डेप्रिसिएशन भी हमने पढ़ा, एसेट्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती हैं। फिर बल्कि हमने अब रिसेंटली बैड डेट्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स अब हमने पढ़ लिए हैं, इन टॉपिक्स को भी मिक्स अप करके और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, तो हम ये बनाना सीखेंगे कि अगर ये सारे टॉपिक्स मिक्स हो जाएं और हमें एक स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए, तो वो फिर कैसे बनेगी। तो जो इनिशियली हमने डिस्कशन की थी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनती कैसे है, वो एक बिल्कुल बेसिक से लेवल पर डिस्कशन थी। अब हम उस डिस्कशन को जरा फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कंसंट्रेशन से आगे आगे चल के मैं साथ साथ जरा एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाना। अब ये समझ लें कि ये जो जितने हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, बैड डेट्स, यकीनन उनमें से टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद यही था कि हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस मींस फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन, इनकम स्टेटमेंट को बैलेंस शीट वाले अटेम्प्ट भी कर सकें। तो बहुत सी चीजें आपकी रिवाइज भी होंगी, मैं साथ साथ आपको ये भी कहता रहूंगा कि उस टॉपिक में से ये वाली चीज रिवाइज करके आपने कल आनी है। मींस इन्हीं चीजों की बेस पे इंशाल्लाह हम अपने इस नए टॉपिक को फाइनलाइज करेंगे। तो इस टॉपिक में हमने बनाना क्या है, अब आफ्टर दिस शॉर्ट समरी ऑफ द डिस्कशन जो पहले हमने की हुई है, तो अब आगे जरा सुन ले मेरी बातें। इस टॉपिक में अब हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी सीखनी है। तो सबसे पहले जरा एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जरा फॉर्मेट भी हम रिवाइज करके कुछ एक्स्ट्रा चीजें बीच में आएंगी, वो जरा मुझसे काइंडली सुनिएगा और कंसंट्रेशन का लेवल जरा एक्सट्रीम कर दीजिएगा। सबसे पहले तो बेटा जब भी कोई आप इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बिजनेस का नाम, और अगर बिजनेस के नाम की जगह ओनर का नाम है तो वो हमेशा मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हेडिंग होगी अगर आप बना रहे हैं। फिर इसके नीचे एज ऑन होगा, और जो भी क्वेश्चन में ईयर एंड दिया हो 30 जून 2020, 31 दिसंबर, कोई भी जो भी ईयर एंड है वो आप एज ऑन के साथ यहाँ लिखेंगे। देन फिर हमने अभी तक जो पढ़ा था वो ये था कि हम बस एक एसेट्स की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन मेरा पिछली डिस्कशंस अगर जो हमने की हुई है वो हम जेन में लाएं, तो असल में एसेट्स दो तरह के होते हैं। तो साथ साथ मेरी भी सुन करिएगा, पेन हाथ में लिख लीजिएगा, अगर कहीं जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा चीजें साथ साथ नोट करते रहिएगा। So there are two types of assets, non-current assets and current assets. Non-current assets means those assets which have a useful life of more than 1 year. Accounting period fact करना चाहिए। Those assets which have a useful life of more than 1 accounting period, मतलब इसका बेटा ये है कि हर वो एसेट जिसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए मिलना है वो नॉन करंट एसेट है। इसकी एग्जांपल के तौर पे हमें पता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ये वो टेंजिबल एसेट्स हैं जो हेल्ड फॉर यूज होते हैं और दे मोर यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर। तो आपको अगर याद आ जाए तो इसी के लिए नॉन करंट एसेट भी वर्ड आया था। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अलावा भी नॉन करंट एसेट्स हो सकते हैं, एक इंटेंजिबल एसेट्स।
इंटेंजिबल एसेट्स की बहुत ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में तो उस तरह से नहीं है, ये आप FA2 वगैरह में आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कोई बात शायद पहले भी थी, सॉफ्टवेयर है, पेटेंट टाइप वर्ड्स होते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं बिजनेसेस में, तो ये भी नॉन करंट एसेट है। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स आते हैं, लेकिन इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। तो करना ये है, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो एसेट्स की एक पहले हेडिंग आएगी, उसके बाद पहले नॉन करंट एसेट्स स्पेसिफाई किए जाते हैं, और नॉन करंट एसेट्स में फिर जो पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की एग्जांपल्स हैं वो जेन में ले आए। अब यहाँ चंद एक वर्ड्स इसलिए लिखे हुए हैं कि अगर आपको बात समझने में जरा आसानी हो जाए। तो नॉन करंट एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इनकी जो भी WDVs होती हैं, कैरिंग अमाउंट्स, WDVs, बुक वैल्यूज, वो बैलेंस शीट में इन फिगर्स के सामने आ जाती हैं। फिर अगर कोई इंटेंजिबल एसेट भी हमारे क्वेश्चन में हो तो उसको भी लिख देंगे। तो जब नॉन करंट एसेट्स पूरे हो जाएंगे तो उसके अलावा कोई भी और एसेट हो, नॉन करंट एसेट्स के अलावा कोई भी अगर एसेट है तो वो करंट एसेट है, मींस उसे करंट एसेट्स की कोई इटसेल्फ डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। अगर नॉन करंट एसेट नहीं है कोई चीज, मींस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, तो फिर बाकी करंट एसेट्स हैं। चंद एक वैसे करंट एसेट्स के नाम सुनने मेरे से, स्टॉक अगर बच जाए, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी आपका एसेट है। डेटर्स, वो भी एसेट है, लेकिन अगर अलाउंस बना तो लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये भी आपका एसेट है। ठीक है, तो इसका एक सीक्वेंस भी फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। करंट एसेट्स को लिखने का एक सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना आपने। सबसे पहले स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे, और फिर उसके बाद कैश एंड बैंक आ जाएगा। बीच में अगर कोई और रिसीवेबल्स हो किसी कस्टमर से, अदर देन सेल ऑफ गुड्स के रिसीवेबल, मसलन कोई बिल्डिंग आपने बेची उसके पैसे रिसीवेबल हैं, तो अदर रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, गुडविल्स भी हो सकती हैं नॉन करंट एसेट्स में, वो ठीक है आपकी बात अपनी। लेकिन ये कम से कम चीजें फिलहाल जहन में रखना। तो करंट नॉन करंट एसेट्स मींस वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, और जो उसके अलावा एसेट्स रह गए हमारे, वो फिर करंट एसेट्स में आएंगे। और द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स आर स्टॉक, स्टॉक मींस इन्वेंट्री लिखिएगा साथ में, लेकिन ऑब्वियसली कौन सी इन्वेंट्री जो बच गई है जिसने फ्यूचर में बिकना है, जो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी के बेस पे मेजर होती है, उसकी फिगर आ जाती है। फिर डेटर्स आपका रिसीवेबल है, अगर कोई अलाउंस बना हुआ तो लेस हो जाएगी फिगर, और कैश एंड बैंक है, और फाइनली फिर एक टोटल आ जाएगा सम ऑफ करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। तो सिर्फ एक नई चीज शायद क्या है कि पहले हम सिंपली एक एसेट्स की हेडिंग लिखते थे और उसके बाद एसेट्स की लिस्ट बना देते थे बैलेंस शीट बनाते हुए, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एसेट्स को 2 हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। नॉन करंट अलग लिखेंगे, पहले नॉन करंट स्पेसिफाई करेंगे, और फिर उसमें कौन कौन से हैं उनके नाम लिखेंगे, उनके फिगर्स लिखेंगे, और फाइनली फिर उसके बाद करंट एसेट्स की हेडिंग देके स्टॉक, डेटर और कैश एंड बैंक के वर्ड से कुछ 3-4 एग्जांपल जहन में रख लें, बाकी भी चीजें साथ साथ और डिस्कस करें। ठीक है, बात क्लियर होगी? तो मेरी इस बात से कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हुई? देन बड़ा फिर आगे चले। अब देन उसके बाद बड़ा पूरा हेडिंग होती है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल ही की वर्किंग करेंगे। कैपिटल, आई होप कि याद होगा आपको, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। नेट प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट होता है? स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ अलग से। फिर अगर ड्राइंग्स हो तो लेस हो जाएंगी, फिर इस तरह से कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, और अगर उन्होंने कोई ड्राइंग्स की हैं तो ड्राइंग्स माइनस हो जाएंगी। सिमिलरली जिस ऊपर अभी बात हुई है, आगे अगर आप देखेंगे तो पहले हम लिखा करते थे जस्ट लाइबिलिटीज वर्ड, लेकिन बट लाइबिलिटीज भी उसी तरह 2 तरह की होती हैं, जिस तरह एसेट्स की 2 कैटेगरीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। अब यकीनन एसेट्स है तो फ्यूचर में यूज होना होता है, लेकिन लाइबिलिटीज ने फ्यूचर में पे होना होता है। तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो अगर आप अपनी बुक में से ही नीचे जहां बैलेंस शीट एंड हो रही है वहां पढ़ेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी असल में, ये नॉन करंट और करंट का जो वर्ड है, ये लाइबिलिटीज में अगर यूज होगा तो नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब है ऐसी लाइबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। मसलन अगर बेटा आपको गौर से सुनेगा मेरी बात इंशाल्लाह, अगर आप एक बैलेंस शीट बना रहे हैं 30 जून
2020 पे। तो पूरे वर्ड सही हजम करने हैं जरा ये। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2020, तो वो लाइबिलिटीज जो इस बैलेंस शीट डेट से लेके अगले साल के एंड तक पे होनी है, इस बैलेंस शीट डेट से नेक्स्ट 1 ईयर में अगर पे होनी है, विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, वो तो है करंट लाइबिलिटीज। पेएबल विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स मींस 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। लेकिन अगर आपकी कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो नेक्स्ट ईयर के बाद सेटल होनी है, आफ्टर 1 ईयर, इट मींस 2021 के बाद अगर कोई लाइबिलिटी सेटल होनी है, मतलब 30 जून 2020 पे आपने कोई ऐसे पैसे भी देने हैं जिन्होंने नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे नहीं होना, जिन्होंने अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आफ्टर 12 मंथ्स मींस अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल 30 जून 2021 के बाद मे बी 22 में, 23 में, 25 में, 27 में, 30 में, अराउंड 21 के बाद अगर पे होना है, तो अगले 50 साल में चाहे पे होना है, 100 साल में पे होना है, ऐसी लाइबिलिटीज कहलाएंगी नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर मींस तो यहां तक लाइबिलिटीज फॉल करेंगी इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, वो करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगी। और अगर आफ्टर 1 ईयर आपने पैसे देने हैं तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं। जो प्राइम एग्जांपल ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी जो आपके लेवल पे भी फिलहाल आपने जेन में रखनी है, शायद लिख भी लीजिएगा, लॉन्ग टर्म लोन एक वर्ड होता है, लॉन्ग टर्म लोन। बैंकों से समटाइम्स लंबे अरसे के लिए भी लोन लिए होते हैं। फर्ज करें, अब मेरी बात पूरी होने दीजिएगा जरा बेटा। लेट्स अज्यूम आपके इस डेट पे 30 जून 2020 पे बैंक से आपने एक लोन लिया हुआ 30 मिलियन का, बैंक लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी है आपकी। लेकिन सपोज एग्रीमेंट के मुताबिक इस 30 मिलियन में से 10 मिलियन आपने नेक्स्ट 1 ईयर में पे करना, 30 मिलियन आपने टोटल पे करना, उस 30 मिलियन में से 10 मिलियन सपोज एग्रीमेंट के मुताबिक आपने नेक्स्ट ईयर पे करना है, और बाकी फिर ऑब्वियसली जो 20 मिलियन रह जाएगा ये आपने आफ्टर 1 ईयर पे करना है। तो जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो हम इस 10 मिलियन को जो अगले साल में पे करना है करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप गौर से सुने, बाकी सब कुछ आगे आ जाएगा। और ये जो आफ्टर 1 ईयर में पैसे देने हैं ये फिर करंट लायबिलिटीज, मतलब सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज में फिगर आ जाएगी। यकीनन नॉन करंट लायबिलिटीज बहुत से एग्जांपल है, लेकिन अभी आपके लेवल पे आप सिर्फ इसी तरह वर्ड्स याद रखें। अब ये एक लॉन्ग लोन है, लेकिन इस लॉन्ग टर्म लोन में ये जो 10 मिलियन है जो अगले साल पे होने करंट लायबिलिटीज में आएगा, और ये जो 20 मिलियन है ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा। अगर फर्स्ट करें ये सारा का सारा लोन 30 का 30 मिलियन आफ्टर 12 मंथ्स पे होना हो, आफ्टर 12 मंथ्स पे होना हो, तो फिर ये सारा का सारा नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। फर्ज करें अगर ये सारा का सारा 30 मिलियन नेक्स्ट ईयर पे हो जाना है, तो फिर ये लॉन्ग टर्म लोन की बजाय फिर शॉर्ट टर्म लोन वर्ड कहलाएगा। तो शॉर्ट टर्म लोन मींस ऐसा लोन जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो जाना है वो करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन मींस जो नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन समटाइम्स इट इज क्वाइट पॉसिबल लॉन्ग टर्म लोन में से कुछ अमाउंट नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होनी है, तो फिर करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। और अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटी है मींस 1 साल के बाद भी पैसे जाने हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। मतलब बस मेरी बात का सारा ये हो गया कि 2021 तक अगर पे होना इसने, नेक्स्ट 12 मंथ्स में हो जाना, और आफ्टर 30 जून 2021 अगर 20 मिलियन ने पे होना ना, तो आप करेंगे क्या? जब आप 30 जून 2020 की बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में नॉन लॉन्ग टर्म लोन के नाम से बस फिर 20 मिलियन लिखेंगे, और करंट लायबिलिटीज में जाके एक वर्ड यूज होता है, सुनिएगा गौर से, करंट पोर्शन ऑफ लोन। करंट पोर्शन ऑफ लोन का मतलब होता है
ऐसा लोन, एस की वो अमाउंट, लॉन्ग टर्म लोन की वो अमाउंट जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होनी है। तो टोटल पेबल अगर 30 मिलियन है, तो उस 30 में से अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स में 10 मिलियन पे होना है तो वो करंट लाइबिलिटीज में लिखी जाएगी अमाउंट, और जो अमाउंट आफ्टर 12 मंथ्स पे होनी है वो फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिखी जाएगी। अगर सारे पैसे ही 30 मिलियन के अगले साल पे होने हो तो सारे पैसे ही करंट में आ जाएंगे। अगर सारे ही पैसे 30 मिलियन के आफ्टर 1 ईयर पे होने हैं तो फिर सारे नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएंगे। लेकिन प्रिंसिपली स्पीकिंग व्हाट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड इज कि जिस डेट पे आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट से अगले साल के अंदर अंदर जो पैसे देने हैं वो करंट लाइबिलिटी है, और आफ्टर 1 ईयर अगर पैसे देने हैं तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। अगर आप 2019 में वर्किंग कर रहे हैं तो 2020 तक जो पैसे देने हैं, 30 जून 2019 की अगर बैलेंस शीट आप बना रहे हैं तो वंस अगेन आप बैलेंस शीट डेट से ऑनवर्ड एक साल गिनेंगे। अगर 30 जून 2020 तक पैसे देने हैं तो वो करंट लाइबिलिटी है, और अगर 20 के बाद देने होंगे तो उस बैलेंस शीट के एंगल से नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर आप 2015 के एंड में बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 2016 तक के पैसे जो है वो करंट लाइबिलिटी है उस बैलेंस शीट के एंगल से, और उस बैलेंस शीट के एंगल से 2016 के बाद के पैसे नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएंगे। आपके लेवल पे अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म लोन ही एक एग्जांपल आप ज़हन में रखें, अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं फिर आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज की और भी एग्जांपल्स दूंगा। इन अदर वर्ड्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इस तरह की कोई एक्सीडेंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, कोई इस तरह की जो लाइबिलिटीज हैं ये सारी करंट लाइबिलिटीज ही होती हैं जनरली। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन के एंगल से एक नॉन करंट लाइबिलिटी की एग्जांपल जरा काइंडली जहन में रख लें। द ओनली थिंग दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड इज बैलेंस शीट डेट पे खड़े होके जिस दिन आप बना रहे हैं आपने ये देखना है कि अगर डेफिनेटली पर्सनल इंफॉर्मेशन हुआ करेगी, हमने खुद तो नहीं डिसाइड करना कि अगर पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होने हैं तो करंट लायबिलिटी है, और आफ्टर मोर देन अगर 12 मंथ्स मींस 1 ईयर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पे होने हैं तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में फिगर आएगी। आपके लेवल पे सिर्फ एक लॉन्ग टर्म लोन वाली एग्जांपल नॉन करंट लायबिलिटीज की ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी जो क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये शॉर्ट टर्म के लिए लफ्ज होता है। शॉर्ट टर्म लोन मींस ऐसा लोन होता है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं हुए बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से तो ये लोन तो है, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये पैसे विद नेक्स्ट 12 मंथ्स पे हो जाने होते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म लोन हमेशा कहलाएगा। और अगर कोई रेंट पेएबल है, सैलरी पेएबल वगैरह की लाइबिलिटीज हैं तो वो भी करंट लाइबिलिटीज में आएंगी। मेरी बात अब सबको समझ आ गई सही तरह? नहीं बताना चाह रहे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी प्लीज? अगर रहेगी तो बता दें, वरना ठीक है फिर ओके। आप मेरे ख्याल लिखने में इंटरेस्टेड है, लिख लेंगे तो ठीक है, लेकिन बहरहाल इस सच एज सच इस वक्त जरा चंद एक वर्ड सुन के अपने आप को यूज टू कर लें चीजों से। एज सच लिखने की कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? पहले वो बता दें अगर रहेगी ये तो। नहीं अगर नहीं है तो ठीक है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा आप दोबारा बताएं। क्रेडिटर्स और गुड्स के पैसे देने होते हैं, और एक्सपेंसेस पेएबल रेंट के पैसे अगर किसी को देने हैं तो क्रेडिटर्स नहीं कहलाते। क्रेडिटर्स का वर्ड सिर्फ तब यूज किया जाता है अगर कोई गुड्स या कोई अदर एसेट परचेज किया हो, लेकिन अगर रेंट पेएबल है, सैलरी पेएबल, तो एक्सपेंसेस पेएबल। ठीक है मिस्टर राशिद? तो फाइनली बेटा अब यहाँ से ऑनवर्ड्स फिर जब हम कभी भी बैलेंस शीट बनाया करेंगे तो आपके जहन में फॉर्मेट क्या आया करना है वो मेरे साथ एक दफा दोबारा समराइज फॉर्म में सुनना है। सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखा करेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हेडिंग लिखा करेंगे, फिर एज ऑन जो भी डेट होगी जिस डेट पे हमसे बैलेंस शीट रिक्वायर्ड हुआ करेगी वो बनाया करेंगे, वो लिखा करेंगे। फिर बेटा सबसे पहले एसेट्स लिखेंगे हेडिंग, फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट्स ढूंढा करेंगे, फिर जब नॉन करंट एसेट्स लिख लिया करेंगे तो करंट एसेट्स लिखा करेंगे। करंट एसेट्स का थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है, सबसे पहले स्टॉक आता है, फिर डेटर्स आएंगे, फिर अगर कोई और रिसीवेबल अगर सवाल में है तो वो भी आ सकता है, और एंड पे फिर कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्रेजेंट होते हैं। फिर हम टोटल कर लेंगे एसेट्स का,
फिर कैपिटल एंड लायबिलिटीज हेडिंग लिखेंगे, कैपिटल की वर्किंग करेंगे, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। फिर अगर हमारे सवाल में कोई नॉन करंट लायबिलिटी होगी तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में लिखेंगे, कोई लोन अगर है हमारे सवाल में, और उसके बाद फिर करंट लायबिलिटीज ढूंढ लिया करेंगे। फिर फाइनली इंशाल्लाह कैपिटल और लायबिलिटीज का सम करके इंशाल्लाह अपनी बैलेंस शीट को मैच कर लिया करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट जो हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग आई थिंक कि एसेट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू current and non-current, and similarly liabilities are also categorized into current and non-current. Then कैंडी बढ़ा देना नेक्स्ट पेज पे फिलहाल आ जाए। नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में फिर आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट और इसके तरह मेंशन है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। या इसी का नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी है। ठीक है, तो ये फिर स्टेटमेंट स्टार्ट कर लेंगे। इसको ये स्टेटमेंट जो भी है फॉर द ईयर एंडेड बनती है। अब यहाँ एक डेट लिखी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली जो सवाल में ईयर बताया गया होगा हम उसके मुताबिक वर्किंग किया करेंगे। देन सभी इस इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में डरे बगैर अपने मेरी चंद बातें सुननी है। हम पहले क्या करते थे, हम लिखते सेल्स। अगर कोई सेल रिटर्न होगी तो ऑब्वियसली ब्रैकेट में लिख के फाइनल कर लेंगे। फिर हम एक हेडिंग बनाते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन अभी तक जो बना रहे थे फॉर्मेट उसमें हम फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग इसी के नीचे करके कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करके सेल्स में से लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। लेकिन जरा ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन सिर्फ है, सिर्फ प्रेजेंटेशन जरा बेहतर जरा इस तरह हो सकती है कि इनकम स्टेटमेंट जरा समराइज फॉर्म में बन जाए। समराइज मीन मेन हेड्स के साथ। अगर वर्किंग करनी पड़े तो रादर देन कि आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर करें, हम क्या किया करेंगे, हम वैसे तो स्पेस शायद हाफ पेज काफी होता है, लेकिन और एक पेज पे चले जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट जिस पेज पे बना रहे हैं उस नेक्स्ट पेज पे चले गए। उस नेक्स्ट पेज पे जाके नोट 1 नोट नंबरिंग कर दी नोट्स की। मकसद क्या है, नोट 1 उसमें लिखा और फिर अपना क्वेश्चन देके कॉस्ट की वर्किंग शुरू कर दी। जस्ट टू रिमाइंड यू, ओपनिंग स्टॉक है, उसमें परचेजेस ऐड होंगी, परचेज रिटर्न्स हैं तो लेस होंगी, फिर कोई कैरेज इनवर्ड्स है तो वो भी लिखेंगे, मैं एक्सरसाइज फॉर्म में लिखूंगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ के मेन चीजें लेस कर देंगे। फिर जो कॉस्ट ऑफ सेल की यहाँ फिगर आएगी उसे उठा के अपनी इनकम स्टेटमेंट जहां बन रही है उस पेज पे ले जाएंगे और टोटल लिख के सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसका मकसद सिर्फ बेटा ये है कि ओनर के सामने एक समराइज फिगर आए कि सेल कितनी थी, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी। अगर ओनर देखना चाहता है कि कॉस्ट ऑफ सेल बनी कैसे है तो फिर वो नोट 1 में जाके देख ले। तो समराइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है डिटेल्स में तो वो ना आ जाए और जो इंटरेस्टेड है वो डिटेल्स में जाकर देख ले। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या, ये बात समझ आ गई? प्लीज यहां तक जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन अगर रह गई है तो काइंडली बता दिया करें। चलें बेटा आगे चलें। देन बेटा उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हेडिंग होती थी अदर इनकम। अदर इनकम भी फिलहाल हम जब अभी तक बनाते थे तो अदर इनकम के सामने ही हेडिंग बनाई, उसके नीचे अगर कोई अदर इनकम है तो लेनी। लेकिन इसका भी प्रॉपर वो ये है कि हम इसका भी अदर इनकम की हेडिंग बना के एक नोट नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, अदर इनकम लिख के। ऑब्वियसली अगर बेटा एक ही अदर इनकम है, फॉर एग्जांपल कोई डिविडेंड इनकम है या कोई डिस्काउंट रिसीव्ड है या कोई रेंट इनकम है, कोई एक ही अगर इनकम है फिर शायद इस डिटेल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा इनकम्स हैं तो जिस तरह यहाँ लिखा हुआ डिविडेंड इनकम, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, तो हमारे सवाल में जितनी भी वो इनकम हुआ रहेंगी हम उन्हें एक लिस्ट बना के उसका टोटल करके अदर इनकम के सामने लिख दिया करेंगे। जो इंटरेस्टेड होगा कि मैं डिटेल लिखूं अदर इनकम में क्या क्या, वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। गेन ऑन डिस्पोजल है, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो अदर इनकम के नोट में बनाएंगे वर्किंग्स में जाके। अदर इनकम का टोटल करके फिर जो आ रहा होगा वो हम इनकम स्टेटमेंट में लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम
हेडिंग पहले बनाते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका भी आसान सा कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा, वर्ड्स जरा नए हैं। पहले आप लिखेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, बिजनेस में चीजें बेचने के और बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस चलाने के जो खर्चे हैं उनको अलग करेंगे। और डरे बगैर एक मिनट सुनिएगा जरा, और उसके बाद फिर फाइनेंशियल चार्जेस की हेडिंग लिखेंगे। तो आप कह सकते हैं फाइनेंशियल चार्ज और एडमिन एक्सपेंसेस के वर्ड्स आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह। इन अदर वर्ड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इनटू two separate concepts, two separate headings. Operating expenses are subdivided into two separate headings by the name of selling and admin expenses and financial charges. फाइनेंशियल चार्जेस मैं पहले बता दूं, फाइनेंशियल चार्जेस में बस दो चीजें आती हैं, नीचे तरफ ढूंढेगा, एक इंटरेस्ट, अगर कोई लोन है तो उसका इंटरेस्ट, और अगर बैंक चार्जेस हैं तो बैंक चार्जेस, बैंक ने अगर कोई बैंक चार्जेस काटे हैं। इन अदर वर्ड्स बैंकों से रिलेटेड, इसका भी नोट नंबर, अगर इसका 3 होगा तो इसका 4 बन जाएगा। तो नोट नंबर 4 में जाके अगर हमारे क्वेश्चन में बैंक इंटरेस्ट भी है और बैंक चार्जेस भी हैं, तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके प्लस कर लेके टोटल फिगर लिख देंगे। और फिर उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, उसके अलावा जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो सैलरीज हैं, बैड डेट्स हैं, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर है, यूटिलिटी बिल्स है। इन अदर वर्ड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से सिर्फ इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस निकाल के, बैंकों से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनके खर्चे निकाल के फाइनेंशियल चार्जेस के सामने लिख देंगे, और जो बाकी सारे खर्चे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, वो बाय द नेम ऑफ सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स द हेडिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज सब डिवाइडेड इनटू two subheadings by the name of selling and admin expenses and financial charges. The best way to remember इसमें क्या आना है, फाइनेंशियल चार्जेस ध्यान में रखना है, उसमें इंटरेस्ट और चार्जेस आने हैं, बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के वो सारे सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस के नोट में आ जाएंगे। जिस तरह मैंने नोट 4 बनाया, इसी तरह नोट नंबर 3 बन जाएगा, उसमें सैलरीज हैं, बेनिफिट्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, डेप्रिसिएशंस हैं, लॉसेस हैं, इन्वेंट्री का अगर लॉस हो गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जो भी खर्चे हैं बिजनेस के, देन इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ गए हैं, वो फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस के नाम से प्रेजेंट हो जाएंगे। और आफ्टर दैट बेटा ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम ऐड करके सेलिंग और फाइनेंशियल चार्जेस को माइनस करके इंशाल्लाह नेट प्रॉफिट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो नेट लॉस तक पहुंच जाएंगे। ये नेट प्रॉफिट फिर फाइनली प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल से लेस हो जाएगा। बात क्लियर है सर? जी बेटा, मेरे ख्याल आवाज का अगर बीच में कोई इशू आया है तो उससे कोई मुझे ना आया वैसे इशू है? हाँ, जी माय डियर, आई एम वेटिंग, प्लीज अगर किसी का बीच में मिस हो गया तो मुझे बता दें। जी माय डियर, प्रॉफिट अगर है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट अगर है तो ओनर के पैसे बढ़ गए हैं, और अगर प्रॉफिट, अगर लॉस है तो इट मींस ओनर के पैसे कम हो गए। ठीक है मिस्टर राशिद, अगर आप ओनर हैं बिजनेस के तो प्रॉफिट से आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और अगर लॉस है तो बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? एक समराइज वर्ड्स के साथ, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल चार्जेस, प्रॉफिट, ये वर्ड्स बस है जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और अगर फॉर एग्जांपल इनमें से किसी में एक से ज्यादा चीजें हैं तो उसका फिर हम वर्किंग्स में जाके नोट नंबर 1 2 3 4 बना लेंगे, और उसके बाद हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि एट द एंड ऑफ द डे कोई फाइनली इशू नहीं रह गया। बाकी डेफिनेटली अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, तो जो चीजें क्वेश्चन करके समझ आएंगी वो ऑब्वियसली इस तरह से विदाउट फिगर्स समझ आना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। देन बेटा एक हिस्सा करिएगा, नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये पहले 3 मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। जरा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या आना है,
वो मेरा ख्याल है एक नोट नंबर 4 लिखा हुआ है, तो इसको जरा ध्यान में रख लें। एक आसान सी बात क्या है कि एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें बल्कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्ड लगा है, operating expenses other than interest and bank charges, and make the thing simple. Interest and bank charges will be presented by writing a name of financial charges in front of them, और उसका भी नोट बनाएंगे। लेकिन अगर बैंक चार्जेस ही सिर्फ है या इंटरेस्ट ही है तो फिर वो टाइम वेस्टिंग है। एक से ज्यादा अगर फिगर्स होंगी तभी नोट बनाएंगे, और फिर उस नोट का टोटल करके फाइनेंशियल चार्जेस के सामने, और बाकी जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस के नाम से ही रहेंगे। जी ठीक है सर, बाकी ये जो पहले 3 पॉइंट्स हैं ये फिर मैं अभी अब डिटेल में डिस्कस करता हूँ। कोई कंफ्यूजन फाइनली? नहीं, अगर है तो बता दीजिएगा, वरना रहने दो। ऐसे बार बार आपको रिस्पॉन्ड करके भी टाइम वेस्ट होता है। नहीं, अगर नहीं कंफ्यूजन तो ठीक है, मैं नहीं पूछा। देन सर इस तरह कीजिएगा, जरा 1 मिनट रजिस्टर खोलिएगा। ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको समझने से पहले आप जरा रजिस्टर खोलिएगा प्लीज। अकाउंटिंग जो है रजिस्टर पे लिखना है आपने। अकाउंटिंग जो है बेटा ये कुछ कॉन्सेप्ट्स की बेस पे है। अकाउंटिंग करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जाते हैं। हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशन आई, इन्वेंट्रीज में भी, और मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आरवी, और फिर अलाउंस में भी जो एस्टिमेटेड बैड डेट्स उनको एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बेस पे इमीडिएटली रिकॉर्ड किया गया, उनको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बेस पे। लेकिन इसी तरह ना अकाउंटिंग में एक लफ्ज है अक्रूवल, और यहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो प्लीज वर्ड जरूर बोलिएगा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलने एक दो दफा वर्ड था। अक्रूवल कॉन्सेप्ट को अगर समझना हो तो सिंपल बात सिर्फ ये है, ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ वैसे आइडिया इसका है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट रिलेट करता है इनकम्स और एक्सपेंसेस पे। अक्रूवल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। बल्कि बेस्ट अब ये होगा, आपने नोट तो ये करना है, आपने ये नोट तो करना है, लेकिन अगर मेरी बात पहले सुन लें, फिर जिस तरीके से मैं लिखूंगा चंद एग्जांपल्स भी सुन लें, आपको इंशाल्लाह पढ़ते हुए आसानी हो जाएगी। Accrual concept relates to incomes and expenses. क्या मतलब हुआ इसका? Accrual concept ये कहता है इनकम्स के हवाले से कि incomes are recorded when they are earned अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है, जो मेरा ख्याल बात बड़ी लॉजिकल सी है, कि इनकम्स तब रिकॉर्ड कर लें जब वो अर्न हो जाएं। अब इनकम्स रिकॉर्ड करने का मतलब है कि इनकम को उस दिन क्रेडिट कर लें, इनकम रिकॉर्ड करने का मतलब इनकम क्रेडिट कर लें जिस दिन वो कमा ली जाए, चाहे वेदर और नॉट, चाहे पैसे मिले हों चाहे पैसे अभी ना मिले हों। इनकम उस दिन रिकॉर्ड करने के बाद अर्न हो गए, वेदर नॉट, पैसे जैसे कैश मिल गया ठीक है, जैसे ही कमाया कैश मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर कमा ली इनकम लेकिन पैसे नहीं मिले तो फिर भी इनकम क्रेडिट कर लें, और अगर पैसे नहीं मिले तो आपका रिसीवेबल बन गया, उसको रिकॉर्ड कर लें। मतलब इसका ये हुआ, क्या कभी आप लोगों ने ये एंट्री सुनी है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट? बताइएगा है इशू आवाज? क्या कभी आप लोगों ने एंट्री सुनी है कैश डेबिट सेल क्रेडिट? इसकी जरा एक्सप्लेनेशन सुनो मेरे से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये कैंसिल की एंट्री है,
इसकी बड़ा सेंस सुनिएगा। देखिए किस लफ्ज से पता चल रहा है कि इनकम हो गई है। सेल, सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम। सेल कब कमाई जाती है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए, गुड्स के गुड्स पकड़ा दी, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए, हमने सेल क्रेडिट कर दी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सेल अर्न हुई कैश भी मिल गया। तो हमने सेल कब रिकॉर्ड की? जब अर्न हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह कैश जब मिल गया तो हमने कर लिया साथ। लेकिन बेटा कभी आप ये एंट्री देखने का इत्तेफाक हुआ, डेटेड डेबिट सेल क्रेडिट? कभी सुना आपने ये डेटर डेबिट सेल क्रेडिट? मान लीजिएगा प्लीज, आप इस पर जन्म करिएगा, कौन सा लफ्ज कह रहा है कि इनकम हो गई है? सेल। लेकिन बड़ा अगर पैसे को पैसे तो आया ही नहीं, तो मेरी बात बिल्कुल ठीक है, पैसे तो नहीं आए। आप जवाब क्या होगा, तो फिर क्या हुआ, पैसे नहीं है तो हमने कमा तो ली है ना, तो बात आपकी भी ठीक है। तो अगर पैसे नहीं भी है, कमा तो ली है, तो खाली है। अगर चीजें पकड़ा दी है तो सेल हो गई है, तो सेल होगी मीन इनकम होगी है। रिकॉर्ड क्यों की है? क्योंकि अर्न हो गई है। ऐसे अगर नहीं है फिर भी सेल हो गई है। हाँ, ये पैसे नहीं आए, अब एंट्री बैलेंस कैसे होगी? बैलेंस कैसे होगी? कैश आया नहीं, आपका रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर हो जाएगा। तो दिस डेबिट सेल क्रेडिट is an example of a situation in which income is earned. अभी this debtor debit sale credit is an example of a situation in which income is earned but cash is not received, and cash sale is an example of a situation in which income is earned but cash is received. दोनों केसेस में सेल अब रिकॉर्ड हुई है जब वो अर्न हो गई है। इस कॉन्सेप्ट की बेस पे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बेस पे, अगर इनकम अर्न हो गई है तो पैसे मिल गए तब भी ठीक है, और अगर इनकम अर्न हो गई है और पैसे नहीं भी मिले तब भी इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। बात कुछ समझ आई है? इब्राहिम साहब आ गए आप? अगर पैसे नहीं कमाए इसलिए हम फॉरन एंट्री कर देंगे, सेल रिटर्न डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। तो सेल रिटर्न डेबिट का मतलब सेल नहीं हुई, अगर सेल रिटर्न हो जाएगी तो फौरन हम सेल रिटर्न डेबिट कर लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि सेल नहीं हुई। ठीक है मिस्टर बैंक? ठीक है मिस्टर इब्राहिम साहब, आपने चीजें डिलीवर की, सेल हो गई, अगर चीजें वापस आ गई तो सेल खत्म हो गई, आपने साथ ही सेल रिटर्न डेबिट कर ली। देन माय डियर, उसके बाद एक एग्जांपल जरा सेल से हटके भी सुने, आपको पता तो है। मसलन फर्ज करें आपका प्लाजा है, आप लैंड लॉर्ड हैं, तो प्लाजा आपने बना लिया है, आपने प्लाजा रेंट पे दिया हुआ है। गौर से सुनिएगा मेरी एग्जांपल। आपने अपने प्लाजा के कुछ पोर्शन, फ्लोर्स, कुछ कमरे रेंट पे दिए हुए हैं। फर्ज करें महीना गुजर गया है, लेकिन पैसे आपको 2 दिन बाद आपके टेनेंट से मिलने हैं। क्या महीना गुजरने के बाद रेंट आपकी इनकम बन गया है? यस। लेकिन अगर पैसे नहीं भी आए तब भी आपको डबल एंट्री करनी है, और अगर पैसे नहीं आए तो डबल एंट्री बैलेंस कैसे हो जाएगी? रेंट क्रेडिट, रेंट पैसे नहीं मिले तो रेंट रिसीवेबल बन जाएगा। डेटर का वर्ड तभी लगाते हैं जब गुड्स के पैसे रिसीवेबल हो। अगर गुड्स के अलावा कोई पैसे रिसीवेबल हैं तो देन आप
उस नाम से रिसीवेबल बना देंगे जिस चीज का रिसीवेबल है। मेरी बात ये रेंट रिसीवेबल रेंट इनकम वाली समझ आ गई है? किस दिन आप ये एंट्री करेंगे? व्हेन द रेंट इज रिसीव्ड या व्हेन रेंट इज अर्न्ड। रेंट अर्न हो गया है, पैसे नहीं भी आए तो रिसीवेबल बन जाएगा। देन एक एग्जांपल और, सो इसी तरह कोई भी इनकम हो, कोई भी इनकम है, मसलन कमीशन इनकम। आपकी कमीशन एजेंट है, किसी ने आपसे कहा मेरा प्लॉट बिकवा दे आपको कमीशन दूंगा, आपने प्लॉट बिकवा दिया, कमीशन इनकम आपकी हो गई। फर्ज करें अगर पैसे भी कुछ दिन बाद मिलने हैं तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। तो कोई भी इनकम, मेरे पास बहुत से सुनिएगा फाइनली, कोई भी इनकम अगर अर्न हो गई है तो आप उस इनकम को क्रेडिट कर लें। पैसे भी मिल गए, पैसे भी मिल गए तो कैश डेबिट कर लें, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो रिसीवेबल के नाम से एसेट बना लें। इनकम कब रिकॉर्ड कर लें? जब इनकम अर्न हो जाए। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब आप इस तरह करें, पेज के सेंटर एक लाइन है, ऊपर हेडिंग लिखें अक्रूवल कॉन्सेप्ट और सेंटर में लाइन लगा के लेफ्ट साइड में, बाकी दूसरा हाथ छोड़ दीजिएगा, उसको जरा एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, इनकम्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लें और नीचे जरा कैंपस के तौर पे 4 एंट्रीज लिख लें। मीनवाइल कोई सवाल अगर किसी का है तो प्लीज वो डिस्कस करके मसला हल करने की कोशिश कर लें। बड़ा इसका कोई मीनिंग बनाने की जरूरत नहीं है, अगर इसका मीनिंग बनाने की जरूरत होती तो मैं खुद बेटा आपको बताता। एक कॉन्सेप्ट का नाम है, ठीक है मिस्टर साकिब, तो इसके वर्ड की कोई खास जरूरत नहीं है। ये सेल की इनकम हो जाती है इसमें। ये मान साहब जब गुड्स डिलीवर हो जाती हैं, डिस्पैच हो जाती हैं, इन वर्ड्स में भी फर्क होता है, लेकिन जब गुड्स हम दे दें, असल में वर्ड्स हैं जिसके रिवॉर्ड जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो इनकम हो जाती है, सेल वाली इनकम हो जाती है। लेकिन अगर कोई सर्विसेज की इनकम हो तो सर्विसेज की इनकम जैसे जैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, सर्विसेज रेंडर कर दें, आपकी सर्विसेज की इनकम हो जाती है। ठीक है मिस्टर मानो? जी अगर इनकम हो गई है तो आप इनकम को क्रेडिट कर देंगे और पैसे मिल गए तो साथ ही कैश भी डेबिट कर लेंगे। लेकिन अगर इनकम हो गई है तो आप इनकम को क्रेडिट कर लेंगे, पैसे नहीं मिले तो आप डेटर डेबिट कर लेंगे। अगर पैसे मिल गए तो कैश डेबिट हो जाएगा, अगर पैसे भी मिलने हैं तो रिसीवेबल बन जाएगा, और गुड्स के रिसीवेबल को फिर डेटर्स कहते हैं। एनी अदर सर? जी अगर लिख लिया तो मुझे ये भी बता दीजिएगा प्लीज, एंड का मैसेज जरा भेज दें, टाइम है जरा, कहीं बात अगर खत्म हो जाए। कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दें, ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दें जरा। जी मैं डियर नेक्स्ट पे राइट साइड पे आके मेरी गुजारिश आप दोबारा सुने। सिमिलरली बताइए, अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक तो इनकम्स पे है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में एक तो इनकम्स, एक अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक तो इनकम से अप्लाई होता है, सेकंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस पे जब अप्लाई होता है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस के एंगल से ये कहता है कि एक्सपेंसेस और रिकॉर्डेड means debited, expenses are recorded means debited when कब डेबिट होगा खर्चा?
when when they are incurred अकाउंटिंग लफ्ज है, इसका मतलब है जब खर्चा हो जाए। खर्चा कब हो जाए है? जब बेनिफिट मिल जाए। बेनिफिट जब मिल गया तो खर्चा हो गया, और अगर खर्चा हो गया तो चाहे पैसे दिए या नहीं दिए, आपका एक्सपेंस डेबिट हो जाना चाहिए। दोबारा सुनिएगा वर्ड्स, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड मींस डेबिटेड व्हेन दे आर इंकर्ड, एंड व्हेन दे आर इंकर्ड, व्हेन दे आर इंकर्ड, व्हेन दे आर इंकर्ड, when benefit is obtained, when benefit of an amount is obtained, so expenses are recorded when they're incurred, which means when benefit of an amount is obtained, whether or not cash is paid। कंप्लीट करें, इसको कब डेबिट करें? जब वो हो जाए। जब वो हो जाता है तो मीन्स अमाउंट को अगर फायदा हो गया, अपने एक्सपेंस डेबिट कर लिया। कैश अगर चला गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कैश नहीं गया तो कैश की जगह लायबिलिटी बन जाएगी, पैसे देना आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। याद रखें, इनकम्स के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, और ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस पे आपके पैसे जाएंगे। नोटेड है प्लीज? यहां तक पहले ये बता दें, ये मेरी कुछ वर्ड समझ आ गए? मैं एग्जांपल्स की तरफ जाता हूं अभी। कंसंट्रेशन सुने। कभी आपने जिंदगी में एक अकाउंटिंग एंट्री सुनी है? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, बताएं, सुनिए। क्या मतलब है इस एंट्री का? सैलरी का खर्चा हो गया, क्या मतलब सैलरी का खर्चा हो गया? एम्प्लॉय ने काम कर लिया, महीना गुजरा, एम्प्लॉय ने काम किया, आपने कहा यार ये पैसे पकड़ो। जैसे ही भाई ने काम कर लिया है, मेरी जिम्मेदारी भाईजान, ये पैसे मैंने पकड़ा दिए, मैंने अपनी लायबिलिटी नहीं बनने दी, खर्चा हुआ, पेमेंट कर दी। अगर बिजली का बिल आए और आप पैसे दे दें, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर कभी फॉर एग्जांपल रेंट इंकर हुआ, महीना गुजरा, अपने पैसे जाके पकड़ा दिए, भाईजान ये ले, मैं नहीं लायबिलिटी बनाना चाहता भाईजान, मैं नहीं, ये ले पैसे पकड़े आपके। पैसे में ना पकड़ाता तो फिर क्या होना था? मैं पैसे कुछ दिन बाद देता तो मेरी लायबिलिटी बन जानी थी। तो मसलन फॉर एग्जांपल महीना गुजर गया, लेकिन पैसे अभी हमने 3 दिन बाद देने हैं, तो क्या आपको पता है कि फिर रेंट एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी रिवर्ट हो जाएगा रेंट पेबल क्रेडिट। ये काशिफ यही बट आलमी है, यही अलमी है, यही अलमी है। आपका ख्याल ये है कि जो आपने जिंदगी में चंद बातें सुनी हैं वही फाइनल है? रेंट अगर एडवांस में है तो ऑब्वियसली वो एसेट है, लेकिन अगर रेंट बाद में दिया जाए तो आप ये कह दीजिएगा कि रेंट तो हमेशा एडवांस में दिया जाता है। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि रेंट बाद में दिया जा रहा है तो आप कह दीजिएगा ये तो शुरू में दिया जाता है, ये सवाल ही गलत है। जी वैसे साकिब, क्रेडिटर का वर्ड कब लिखते थे? मेरा ख्याल 1 मिनट रुक के रिवाइज कर लीजिएगा। क्रेडिटर का वर्ड सिर्फ तब लिखते हैं जब गुड्स या कोई सी एसेट के, मशीनरी के पैसे देने हो, वरना जब भी कोई लाइबिलिटी बनती है तो बाय नेम अलग-अलग बनेगी। बैंक से लोन लेंगे तो कैश डेबिट लोन फ्रॉम करेंगे, क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे। रेंट की अगर लाइबिलिटी है तो क्रेडिटर नहीं कहेंगे। क्रेडिटर का वर्ड कब लगाएंगे? जब गुड्स खरीदनी है या कोई और एसेट खरीदना है। ठीक है मिस्टर साकिब? तो अगर आपको क्वेश्चन कहेगा कि रेंट पेएबल है, तो देन फिर हम एक्सपेंस डेबिट करके पेएबल बना लेंगे। देन उसके बाद सिमिलरली बेटा, अगर फॉर एग्जांपल हमने नहीं किसी को कमीशन देना, उसने अगर अपना काम कर लिया है, एजेंट ने अपनी सर्विसेज हमें दे दी हैं, एक्सपेंस हो गया, पैसे अगर हमने दे दिए हैं क्रेडिट हो जाएगा, अगर पैसे नहीं दिए तो कमीशन पेएबल की लायबिलिटी बन जाएगी।
ये नोट कर दीजिएगा करनी। ये नोट करके मुझे फाइनल रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। कोई और कंफ्यूजन? आपसे रिक्वेस्ट यही है बेटा, साथ साथ रहें। यकीनन जिंदगी में अभी सही चीजें आपने नहीं सुनी है, एक बहुत लिमिटेड से सिनेरियो में आपने कुछ जिंदगी में अगर चीजें सुनी है तो ठीक है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। आहिस्ता 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 आप क्वेश्चंस में समझेंगे। जी मुजम्मिल, आपके साथ रह के मैंने यकीनन अच्छी बातें सुनी हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जब भी किसी से काम करवाएं तो उसे काम करवाने के फौरन बाद उसको पैसे टाइम पे दे दें। तो इंशाल्लाह मैं भी बेटा ऐसे ही करूंगा, और यकीनन मुझे पता है आप लोग तो ऐसे ही करते हैं। कमीशन सर जी, अगर किसी से हमने सर्विसेज ली हैं, उसने हमारे लिए कोई काम किया है और हमने उसको उसके अगेंस्ट कमीशन देना है, तो जब वो अपना काम कर लेगा मिस्टर हसन, तो हम कमीशन एक्सपेंस डेबिट कर लेंगे। और अगर उसे अभी पैसे नहीं दे सके हम कमीशन के, तो वो कमीशन हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा, उसे हम पेएबल के नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे। रिसीवेबल्स का मतलब होता है एसेट और पेएबल्स का मतलब हो जाता है लाइबिलिटी। रिसीवेबल मीन पैसे आने हैं और पेएबल्स मीन पैसे जाने हैं। जी अल्लाह का शुक्र है मोहम्मद सलमान, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। जी बेटा अली, आपकी चॉइस है सर, डेफिनेटली। आप लोग देखें, खुद अकलमंद लोग हैं, तो यकीनन आप जो भी फैसला करेंगे मुझे पता है आप कभी भी शॉर्ट टर्म फैसले नहीं करेंगे। किसी भी फैसले से अगर आपको महसूस होगा कि आखिरत की जिंदगी खराब हो रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कभी भी ये रिस्क नहीं लेंगे। दुनिया के चंद पैसे बचाने के लिए कभी भी आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों के साथ रह रहे कि मैंने ये सीखा है कि आप कभी भी आखिरत को दांव पे नहीं लगाएंगे। जी सर जी, अगर कमीशन दे देंगे तो डेफिनेटली फिर हम कमीशन अगर दे देंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। जब कमीशन अगर अगर फॉर एग्जांपल एक्सपेंस रिकॉर्ड होने के बाद कमीशन पे करें तो पेएबल डेबिट होके मिस्टर दिलशाद, फिर लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, तो पेएबल डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे। जी सर, रिपेयर एक्सपेंस भी आ सकता है सर, रिपेयर का हमने रिपेयर करवा ली, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हो गया, कैश अगर दे दिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल पैसे नहीं दिए तो मिस्टर जुहेब, सुहेब एस से है, हम समटाइम मैं सही प्रोनाउंस नहीं करता, फिर माइंड करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो भी आपका नाम है एस से है, तो रिपेयर एक्सपेंस बेटा डेबिट और पेबल क्रेडिट। ठीक है मिस्टर जुहेब। देन माय डियर, एक असल में वर्ड और जरा सुन लीजिएगा। अगर मैं कभी आपसे कहूँ ना, इस डिस्कशन के नीचे जरा दो सेंटेंसेस लिखें, बाकी इसके एक्सेप्ट है, एग्जांपल्स आर देयर, एग्जांपल्स फिर हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तक आपके सामने अगर कभी वर्ड लिखूं मैं, अक्रूड एक्सपेंस, ठीक है, हेडिंग के तौर पे सुना है, नेक्स्ट लाइन में साफ सुथरी। तो अक्रूड एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस पेबल, और मीनिंग होता है एक्सपेंस पेबल का मतलब होता है एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, expense has been incurred but payment is to be made। accrued expense, expense payable के लिए लफ्ज है, उसका मतलब होता है expense has been incurred but payment is to be made। अगर आपसे मैं कहूं कि एक एक्सपेंस अक्रूड है, एक्सक्रूड एक्सपेंस है, रेंट अक्रूड है, सैलरी अक्रूड है, कमीशन अक्रूड है, कमीशन एक्सपेंस अक्रूड है, अक्रूड एक्सपेंस है, अक्रूड कमीशन है, अक्रूड सैलरी है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं कहूँ अक्रूड सैलरी तो उसका मतलब सैलरी पेएबल, अगर मैं कहूँ अक्रूड रेंट तो रेंट पेएबल। तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड बट पेमेंट इज टू बी मेड। कोई भी अगर अक्रूड एक्सपेंस होगा विच मींस एक्सपेंस पेएबल, तो उसका मीनिंग होगा एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, एक्सपेंस हो गया है, पेमेंट अभी करनी है। तो इसकी एंट्री फिर क्या बनेगी, कोई भी अक्रूड एक्सपेंस हो जाए उसकी डबल एंट्री आप करेंगे हमेशा एक्सपेंस डेबिट
और पेबल क्रेडिट। अगर सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। अगर रेंट एक्सपेंस है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। अगर कमीशन एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस डेबिट, कमीशन पेबल क्रेडिट। अगर रिपेयर एक्सपेंस है जो अक्रू हो गया है, अक्रू का मतलब एक्सपेंस हैज बीन इंकर्ड बट नॉट पेड, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। तो अक्रूड एक्सपेंस एक अकाउंटिंग की टर्म है, उसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंस पेएबल। और एक्सपेंस पेएबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो हो तो गया है लेकिन उसके पैसे भी देने हैं। तो हर अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट होगी, मींस एक्सपेंस डेबिट करके बढ़ जाएगा और पैसे ना देने की वजह से लायबिलिटी क्रेडिट होके बढ़ जाएगी। बात मेरी क्लियर है? इसी के अगेंस्ट एक वर्ड फिर हो सकता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है, ये ऑब्वियसली सर पेएबल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगी। एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। एक वर्ड हो जाता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम, देखिए इनकम पेएबल नहीं होती, उस इनकम का फायदा कोई नहीं जिसके हमने पैसे देने हैं, और ऐसा कोई एक्सपेंस भी नहीं होता जिसके पैसे हमें मिलने हैं। ख्वाहिश तो बड़ी हो सकती है हमारी कि एक्सपेंस रिसीवेबल हो, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। एक्सपेंसेस को पे करना होता है और इनकम्स रिसीवेबल होती हैं। तो मतलब बेटा इस बात को ये बन रहा है कि ये जो अक्रूड वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये एक्सपेंस के साथ लगेगा तो फिर उसका मतलब हो जाएगा लायबिलिटी, एक्सपेंस पेएबल। और अगर यही अक्रूड वर्ड इनकम के साथ लगे तो फिर इसका मीनिंग रिसीवेबल हो जाएगा, इनकम रिसीवेबल हो जाएगा। तो अक्रूड एक्सपेंस मींस एक्सपेंस पेएबल वाली लायबिलिटी, अक्रूड इनकम मींस इनकम रिसीवेबल वाला एसेट। और इनकम रिसीवेबल का मतलब इनकम हैज बीन अर्नड, income has been earned but amount is to be received, payment is to be made के बाद जो चले payment is to be received कह रहे हैं, payment is to be received, पैसे की पेमेंट भी रिसीव होनी, is to be made नहीं, is to be received, ये कैश is to be received क्या बात है। तो ये जो अक्रूड लफ्ज है ये इनकम्स के लिए भी है और एक्सपेंसेस के लिए भी है। accrued income means income receivable और accrued expense means expense payable। तो accrued का लफ्ज अगर expenses के साथ लग जाए तो इसका मतलब हो जाता है liability, और accrued का वर्ड अगर incomes के साथ लग जाएगा तो इससे मतलब हो जाएगा कि इनकम्स की बात हो रही है। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट की जाए कि accrued इनकम, फर्ज करें कमीशन इनकम अक्रू हो गई है, कमीशन इनकम अक्रू हो गई है, कमीशन इनकम अक्रूड है, मुझे एंट्री बता सकते हैं? कोई लिख के जरा ट्राई करना जरा, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि हम कहाँ खड़े हैं। कमीशन इनकम अक्रूड है, इनकम अक्रूड है, अक्रूड कमीशन इनकम है। ये वैसा तकरीबन, लेकिन बात शायद पूरी नहीं है। साकिब, नो सर, दिलशाद साहब किधर निकल गए? जी राशिद थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोहम्मद सलमान भी गुड एफर्ट, अमाद पता नहीं किधर निकल गया। फैजान गुड ट्राई, हैदर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मिस्टर हसनैन भट्टी जी, हारिस ठीक है, सैयद अली अदब साहब भी ठीक हैं, उजैर, मुजम्मिल, हसन, मोहम्मद शुएब, मुझे हाथ तो पता नहीं क्या बताने की कोशिश की है, अरबाज खान साहब, मुमताज, सबका रिस्पॉन्स नहीं है सर। टाइपिंग में बहुत मुश्किल हो रही है, वैसे सारी दिन टाइपिंग करते रहते हैं, जब काम की चीज आई तब टाइपिंग नहीं, तब नहीं हो रहा। जी भाई ये बिल्कुल तकरीबन मेजोरिटी ने ठीक बताया, लेकिन कुछ हजरात पता नहीं किस तरफ निकल गए। तो लेट मी फिनिश, अगर कोई इशू रहेगा फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। कमीशन
रिसीवेबल डेबिट, अगर कमीशन इनकम अर्न हो गई है तो कमीशन इनटू डेबिट, लेकिन अभी अगर पैसे नहीं मिले, इनकम क्रेडिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, इनकम बढ़े तो क्रेडिट होती है और पैसे अगर नहीं मिले तो आपका रिसीवेबल हो जाएगा, रिसीवेबल मींस एसेट हो जाएगा और एसेट मींस डेबिट हो जाएगा। कोई एतराज है तो बता दीजिएगा और अगर एतराज नहीं है तो रहने दीजिएगा, एंट्री जरूर लिख लें। जी आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अगर आपने लिख लिया है तो जरा मुझे रिस्पॉन्ड करना है। कोई कंफ्यूजन अगर बेटर आ जाए तो जरूर बता दीजिएगा। जी सर, जी हैदर साहब लिखना जरूरी है सर, इनकम की नेचर लिखना जरूरी है सर। ये सर जी अगर सबका रिस्पॉन्स आ जाए तो मतलब कंफर्म हो जाएगा कि बेटा अल्लाह का शुक्र है मैंने कहीं ये लफ्ज नहीं लिखा। हमारा साहब ये आपने खुद अपनी तरफ से लिख लिया, मैंने इनकम के लिए कभी भी वर्ड अभी तक यहाँ इंकर्ड नहीं लिखा। ये हमारा साहब आपने अपनी तरफ से लिख लिया है और पता नहीं कहाँ से लिख लिया है, मुझे नहीं पता चल रहा है ये आपने क्या कहा है। ये हद ये भी हो सकती है जाती से। इनकम्स के लिए वर्ड अर्नड है माय डियर, और एक्सपेंसेस के लिए वर्ड इंकर्ड है। एक्सपेंसेस आर इंकर्ड एंड इनकम इज अर्नड। एक्सपेंसेस होते हैं जब बेनिफिट मिल जाए, एक्सपेंस इंकर हो जाता है, और इनकम अगर कमा ली जाए तो वो अर्नड कंसिडर होती है। देन माय डियर अब हमारे पास शायद सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं कोई अगली बहस शुरू करूं। आप लोगों से अब रिक्वेस्ट ये है कि ये जो एक टेस्ट अनाउंस हो रहा है मंडे को, उसकी प्लीज अच्छी प्रिपरेशन करें, डेप्रिसिएशन को जरूर टाइम दें। हमें इन सब टॉपिक्स की दोबारा एक दो दिन में जरूरत पड़नी है, तो आप अच्छा है अगर इन चीजों को रिवाइज कर लेंगे तो एक तो जरा रिफ्रेश हो जाएंगी चीजें, और सेकेंडली फिर नेक्स्ट टॉपिक को समझने में भी हमारे लिए आसानी रहेगी। तो इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पढ़ाई के अलावा सर जी हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं रही, अब तो वैसे भी वो साल शुरू हो गया है जिस साल के मार्च में आपने पेपर देने। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।